अभी अभी ऐसा करता हूँ 2020 का डिस्कस करते हैं पेपर, ठीक है। और 20 और 21 का डिस्कस करने के बाद सिर्फ मैं मतलब डाउट ही डिस्कस करेंगे फिर हम लोग, और फिर रिवीजन का भी करना है। तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि रिवीजन में लिखूंगा नहीं मैं, जस्ट बुक को शेयर करके ही बस हम लोग समझेंगे एक बार। ये 21 का है तो पहले हम 20 का करते हैं। 21 का देखेंगे। तो 21 तो हो चुका है ना हमारा। हाँ ऐसे तुम लोगों ने किया हुआ है, बात तो सही है। एक बार ओनली डिस्कस कर लेते हैं। अभी 20 का करते हैं, 2020 का, ठीक है। और फिर डाउट्स के लिए फिर से मैं बता देता हूँ, डाउट 17 का बचा है, 19 का बचा है, 20 और 21 का रहेगा। फिर ये डाउट्स करने के बाद फिर जो नॉन प्रीवियस ईयर डाउट्स मतलब बाकी के जाओ, अब तो प्रीवियस ईयर अब तक कर रहे थे हम, मतलब पिछले 1 महीने में तो हमने प्रीवियस ईयर किया है, मतलब मैंने तो सिर्फ प्रीवियस ईयर डिस्कस किया है। तो अब जो भी डाउट्स होगा चाहे प्रीवियस ईयर का हो या ना हो तो हम वो डिस्कस करेंगे। मे बी आज कल में हो सकता है शाम को मैं फिर से क्लास लूँ, श्योर तो नहीं है बट हाँ कोशिश करूँगा। तो अभी 2020 का करते हैं, शाम को 2021 का करेंगे। और फिर सिर्फ डाउट डाउट, कल से सिर्फ डाउट डाउट होगा फिर, है ना, पेपर तो खत्म हो जाएगा इस तरीके से। ओके ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे 2020 और 21 के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मतलब हमने जो पिछले साल कराया होगा तो वो रिकॉर्डेड है। स्टिल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ठीक से, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है ना, मुझ में भी इंप्रूवमेंट होता है तो उस तरह से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, if xn is a sequence of real numbers such that limit xn upon n is equal to 0.001, then xn बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ओके तो ये जनरल क्वेश्चन है फिर से, तो तुम्हें प्रूफ नहीं करना एग्जाम में ना। तो बताओ मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ तुम लोग एक सीक्वेंस का जो इस लाइन को सेटिस्फाई करती हो। ये अजम्पशन बोलते हैं ना, ये इफ कंडीशन है। तो एक एग्जांपल बताओ एक्शन का जो इस लाइन को सेटिस्फाई करती हो, कोई सीक्वेंस बताओ मुझे। कोई भी एक सीक्वेंस बना के बताओ। भाई किसी के पास एग्जांपल नहीं है? तो इतना मुश्किल है क्या? ट्राई करो, गलत एग्जांपल बताओ कोई बात नहीं, ट्राई करो। तुम एक एक्शन मुझे ऐसा बताओ सीक्वेंस जो एक्शन अपॉन एन की लिमिट ये हो जाए। सर ये n upon 1000 0.001 प्लस -1 अपॉन n स्क्वायर। ओके -1 अपॉन एन स्क्वायर 0.001। ये जो हाँ जो राइट हैंड साइड में दिया है यही लिख के इसमें प्लस -1 अपॉन n। नहीं तो उससे थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि वो कहाँ पे जाएगी, फिर जीरो पे चली जाएगी लिमिट, लेकिन एक्स एन अपॉन एन की लिमिट ये आनी चाहिए। तुमने एन को नहीं देखा है, अपॉन एन भी है। फिर 1 अपॉन n स्क्वायर लेंगे ना। ओके तो मैं लिखता हूँ, तुम जो कहना चाह रहे हो उसको। तो ये सब ट्रिक्स तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, यही चीज़ एग्जाम में तुम करे ना, प्रूफ करने के बजाय वी कैन गो फॉर एग्जाम्पल्स। ट्राई करो, गलत सही क्या है मतलब, है ना, कोशिश करते हैं तो गलतियां होंगी वो चीज़ें। तो मैंने ये कहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस बताओ मुझे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन, आंसर देता हो 0.001, यही है ना ये। तो ठीक है, एक्स एन अपॉन एन की लिमिट ये आती हो, ठीक है। चलो अब जैसे वो कह रहा है ट्राई करते हैं। तो तुमने कहा कि ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने ये कहा 0.001 प्लस 1/n स्क्वायर, इज इट?
यस सर। अच्छा चलो इसको अपॉन एन करके लिमिट लगाओ, क्या आंसर आएगा? अपॉन एन कर दो तो ये हो गया तुम्हारा 0.001 अपॉन एन प्लस 1/n³ मैंने एन से डिवाइड कर दिया एक्स एन को। अब आप लिमिट लो, कितना आएगी लिमिट आपकी? हम यहाँ मान लो लिमिट लगा दिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट आ जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी। बताओ इसके लिमिट का आंसर क्या होगा? 0 सर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए लिमिट। सर एक्स एन अपॉन एन जो आपने शुरू में लिखा है उसको ही एक्स एन अपॉन एन लेंगे। अच्छा एक मिनट, तुमने ये कहा कि इसको लेंगे एक्स एन अपॉन एन। यस सर, तो फिर एन ऊपर चला जाएगा और फाइन फाइन, तो तुम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तुम ये चाहते हो, राइट ये करेक्ट है। तो लाइक 0.001 एन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अभी मैंने, एक्स एन को जहाँ मैंने एक्स एन पूछा था ना, ठीक है ठीक है। तो दिस प्लस 1/n हो गया है ना, इस टाइप से। तो एक्सन मैं पूछ रहा था, ये एक्सन इस टाइप का हो गया कि 0.001n प्लस 1/n। अच्छा इतना भी दिमाग नहीं लगाना था तुम, ये ठीक है एग्जाम्पल, बट जैसे बहुत आसान सा एग्जाम्पल अगर मुझे सोचना है तो हम क्या करेंगे? जैसे मुझे चाहिए था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये था xn अपॉन n है ना, इसकी लिमिट थी 0.001। तो हम सिंपल, हम अगर तुम x ये ले लो 0.001 टाइम्स n, सिंपल है ना। तो ये भी था तुम्हारा वही है, प्लस 1/n है, बात वही है। सो वो भी एग्जाम्पल ठीक होगा क्योंकि हमें सिर्फ लिमिट चाहिए और रियल नंबर का सीक्वेंस है। चलो इसी एग्जाम्पल के लिए सोच लेते, इससे काम हो जाएगा। तो ये हमारा है 0.001 टाइम्स n, या वही बात है n अपॉन 1000। हाँ ठीक है, ये हमारा एक सीक्वेंस है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तुम पुट करोगे सेटिस्फाई करेगी, ये एक एग्जांपल है। ओके अब इसके लिए जरा देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वो गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बताओ क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है? एक्स एन बराबर n अपॉन 1000 बाउंडेड सीक्वेंस है क्या? नो सर। है ना, तो ये नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट तुम लोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो ये प्लस इन्फिनिटी देगी। तो बाउंडेड का मतलब कि ये आंसर बाउंडेड आना चाहिए हर केस में, है ना, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये बाउंडेड तो नहीं है, पहला गलत हो गया। बोल रहा है अनबाउंडेड है क्या, तो ये अभी हम इस एग्जाम्पल के लिए करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी हम और ऑप्शन को भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल गलत बता सकता है, सही नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम अभी ये इस एग्जाम्पल के लिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट अभी हम है ना जल्दीबाजी नहीं करेंगे जब एग्जाम्पल से कर रहे हैं तो सी ऑप्शन देखते हैं। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो एक्स एन हमारा ये है n अपॉन 1000, ये कन्वर्जेंट है क्या? नो, देखो लिमिट एक्स इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ये गलत हो गया सी वाला। डी क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये देखो जो हमने एग्जांपल लिया है क्या ये डिक्रीजिंग है? तुम एन बढ़ाते जाओ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे इसके लिए तुम देखोगे एन 1 है तो ये 1/1000 इसकी वैल्यू है, एन 2 है तो 2/1000 वैल्यू है, एन 3 है 3/1000, तो बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है, जब एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं सीक्वेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो डी वाला भी गलत हो गया। तो क्या मतलब हुआ कि एक एग्जाम्पल काफ़ी है गलत बोलने के लिए, तो ए सी डी ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा बी, तो बी इज अ करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, तो बी ऑप्शन होगा। ऐसे इसमें आंसर लगा है क्या? नहीं। तो सेकेंड पे आते हैं। हमें बोल रहा है कि फॉर अ रियल कांस्टेंट ए एंड बी लेट दिस एंड दिस इफ एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो देखो अब तुम डिफरेंशिएबिलिटी मत यूज़ करना, मतलब डेरिवेटिव डेफिनेशन मत यूज़ करना जीरो पे, डायरेक्टली क्या करो, जैसे डैश एक्स निकाल लो डायरेक्टली। अच्छा डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, है ना, दो अननोन है, ध्यान रखना, दो अननोन है, तुम्हें दो कंडीशन चाहिए। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूटी यूज़ करो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे, राइट हैंड लिमिट जीरो पे, इक्वल कर दो, तो एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन एफ डैश एक्स निकाल लो, डिफरेंस इसे ये वाला पार्ट जो है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन टू लगा लेना, और इसका डिफरेंशिएशन बी, फिर लिमिट जीरो पे इक्वेट कर देना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव कर देना डायरेक्टली, एफ डैश निकाल के तो आ जाएगा। ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व दिस एंड दिस, तो ये ट्राई करना, मतलब ग्राफ रफली ट्राई कर सकते हो, या दो कर्व के बीच का एरिया क्या होता है।
तो पहले तुम ट्राई करना इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका, एंड रफली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड देन यू कैन डू। सो इस तरह से कुछ होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के एक फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन y क्या होता है एरिया बराबर y dx सिंगल कर्व के लिए 2 है तो y2 माइनस y1 dx, लेकिन वो डिपेंड करता है, तुम अगर कर्व ग्राफ से रफली देख लेना। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दे रखा है तुम्हें, ax प्लस 2y प्लस z इज 0, y प्लस 5z 1, by माइनस 5z इज माइनस 1। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक ये सब पता है तुम्हें ना, सिस्टम तुमने पढ़ा हुआ है, सिस्टम इक्वेशन कर लेना। फिफ्थ, लेट ई एन एफ बी टू इवेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। नॉट ऑलवेज ट्रू ना, कौन सा जो हमेशा ट्रू नहीं होगा मतलब। तो ये भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, तुम्हें डेफिनेशन यूज करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलेज हैं उससे हो जाएगा ना, और बाकी कॉम्प्लीमेंट ये सब का जो प्रॉपर्टीज है उससे हो जाएगा। सिक्स्थ है एक्स बी और रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन 2 डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है और डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, पैरामीटर इसका 2 है। तो तुमसे पूछ रहा है कि इसका मीन बताओ, तो सीधा डेफिनेशन यूज करना है ना, मीन का जो डेफिनेशन है, दिस टाइम पीएमएफ ऑफ पॉइजन और लिमिट एक्स की 0 to infinity। नेक्स्ट है सेवेंथ, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ ऑफ अ वेट ऑफ अ क्या पोनीज इन अ लार्ज एनिमल शेल्टर आर 20 kg एंड 3 kg। तो ठीक है, मतलब मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 30 है। A pony is selected at random from the shelter using Chebyshev's inequality. The value of the lower bound of the probability that weight of the selected pony is between 14 and 3। ठीक है ना, तो मान लो वेट W more than this less than this, तो Chebyshev यूज करना हो जाएगा, इजी है ये। Let x1 x2 extend with a random sample from normal 1 to distribution। if x बार है, डेफिनेशन दे रखा है x बार का 1 by n है ना, समीशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, n यहाँ 10 है, इस स्क्वायर 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। देन वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला था, किसको याद है बताओ मुझे क्या था आंसर। वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अपॉन n-1। हाँ तो था, सो वो यूज़ कर लेना, ठीक आ जाएगा। यहाँ ये दे रखा है, ऐसा आंसर ऐसे ही बता सकते हो अगर याद है तो सिग्मा स्क्वायर 2 है तो सिग्मा 4 हो गया तुम्हारा 4, 4 2 8, 8 अपॉन 9, डी ऑप्शन होना चाहिए, चेक कर लेना कैलकुलेशन से। तो एक्स एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल सच दैट EXI इज E of xi is 1, मीन 1 है, वेरिएंस भी 1 है, देन द अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फॉर लार्ज n। तो देखो ये जो एक्शन है मीन वेरिएंस दे रखा है, तो सेंटलमेंट से हम लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं इसका मीन और वेरिएंस क्या आएगा उससे। अच्छा ऑप्शन में सारे नॉर्मल ही हैं, ठीक है ना, तो तुम्हें अब डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा चिंता करना नहीं है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों ऑप्शन नॉर्मल है, तो बस तुम्हें इसका मीन और इसका वेरिएंस निकाल लेना है, उससे हो जाएगा, है ना, इस क्वांटिटी का मीन वेरिएंस निकाल लेना। लेट x1 x2 xn विद IID रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। W दे रखा है 1/2n स्क्वायर डबल समेशन एक्स आई माइनस एक्स जे होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको ऐसे अगर खोलोगे तुम्हें कितने टर्म लग रहा होगा, ऐसे ओपन करोगे इसको, मान लो इसे एग्जाम्पल के तौर में ओपन करके दिखाता हूँ। जब I1 है J1 है तो क्या होगा, x1 माइनस x1 होल स्क्वायर, 1/2n स्क्वायर को बाहर ही रखो, बस मैं समेशन ओपन कर रहा हूँ, प्लस दूसरा टर्म होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, फिर x1 माइनस x3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, x1 माइनस xn होल स्क्वायर। तो ये हमने I को 1 फिक्स कर रखा था, J को चेंज करते गए, फिर अब I को 2 फिक्स कर देते हैं, फिर J को चेंज करते जाएंगे, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x3 होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x4 होल स्क्वायर एंड लास्ट में x2 माइनस xn होल स्क्वायर। इस तरह से है ना, एक बार I को फिक्स किया फिर J को वैरी कराया, टोटल कितने टर्म आएंगे ओपन करेंगे तो ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा टोटल n स्क्वायर टर्म्स हैं, n स्क्वायर मीन्स क्योंकि I की n पॉसिबल वैल्यूज है, J की n पॉसिबल वैल्यूज है, n स्क्वायर टर्म्स है, बट उस n स्क्वायर टर्म्स में से n टर्म्स है वो 0 है,
कैसे जीरो है? जैसे x1 माइनस x1 कहीं आया होगा, जब i1 और j1 है तो वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी, तो वेरिएंस उसका जीरो होगा, उसके इसमें मीन वेरिएंस होगी, अगर तुम फाइंड करोगे तो मेरा मतलब ये है कि W का अगर समेशन ओपन करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखेंगे, सो दिस कंटेन्स ओनली n स्क्वायर माइनस n टर्म्स, और यही इसमें ट्रिक है थोड़ा सा, वरना गलती होगी। ओके, तो बोल रहा है कि देन W इज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, W एज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर ई, तो इसका मीन निकाल लो, है ना। तो उससे पहले तुम्हें इसको थोड़ा से वो करना पड़ेगा, है ना। एक्स आई माइनस एक्स का मीन जीरो हो गया, फिर वेरिएंस से डिवाइड कर दो, और टर्म्स कितने हैं? 2n स्क्वायर माइनस 1 टर्म्स हैं, 2n सॉरी n स्क्वायर माइनस n टर्म्स हैं। तो अरेंजमेंट तुम्हें थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू, इसका मीन निकालोगे तो क्या आएगा? तो मीन पहले तुम्हें इसका मीन निकालना है। इसका मीन अगर सिग्मा स्क्वायर आ गया तो अनबायस्ड है, नहीं तो नहीं है, इस तरह से। बाकी जो डेफिनेशन है वो यूज़ करेंगे। हाँ, मतलब n की जगह 2 या 3 मान लेते ऐसे। चल जाएगा। हाँ ट्राई, और क्या, जनरलाइज है तो हम, है ना, हमें तो सेलेक्ट करना है ऑप्शन, तो फिक्स कर लो कोई, इनको 2 या 3 फिक्स करके कर लो, बात वही है। हाँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा, सही कर सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हो, मुश्किल नहीं। इसका मीन और वेरिएंस निकालना है, सो मीन निकालोगे, मीन W का मीन अगर सिग्मा स्क्वायर एग्जैक्टली आ गया तो अनबायस्ड है, एग्जैक्टली नहीं है अगर कन्वर्ज कर रहा है लिमिट n टेंशन लेने पे, तो फिर कंसिस्टेंट के बारे में सोच सकते हैं आगे। अनबायस्ड नहीं होगा, फिर वो कंसिस्टेंट के बारे में सोचेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, अगर जीरो पे कन्वर्ज कर रही है तो कंसिस्टेंट हो जाए, ट्राई करना है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट a1 1 है, a2 7 है, an प्लस 1 इज an प्लस an माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, लास्ट टू टर्म का एवरेज है। अज्यूमिंग दैट लिमिट ऑफ an एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो लिमिट क्या आएगी? बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट क्या आएगी? तो क्या आएगी? यहाँ तुम्हें दे रखा है a1 1 है और a2 7 है, कैसे फाइंड करेंगे? रिकरेंस रिलेशन का यूज करके हम्म, टर्म्स कैंसिल हो जाएगी ना, मतलब उसी फॉर्म में सेट करना, उसको सब टर्म्स को ऐड कर देंगे ना, पता है कि रिकरेंस रिलेशन से कैसे। हाँ हाँ हाँ, रिकरेंस रिलेशन में सीक्वेंस इज यूजिंग सीक्वेंस इटसेल्फ, रिकर्सन और रिकरेंस। ओके, तो इफ यू फाइंड इट, तो तुम्हें उसको, यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, और लास्ट में तुम्हें a1 और a2 की जरूरत पड़ेगी, है ना, अगर तुम उसको फिट करोगे तो। 2an प्लस 1 इज an प्लस an माइनस 1, ठीक है ना। हाँ, मतलब यू कैन यूज दिस रिलेशन अगेन एंड अगेन, तो वो क्या होगा एट द एंड, ये जो n माइनस 1 है कम होता जाएगा, और एट द एंड क्या होगा तुम्हें, ये इस फॉर्म, लास्ट में तुम्हें a1 a2 बेस कंडीशन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। चलो, रिकर्सन में क्या होता है, दो तरह की कंडीशन, एक बेस कंडीशन होती है और एक रिकर्सिव कंडीशन होती है। सो ये रिकर्सिव है, या इंडक्टिव स्टेप बोलते हैं, दिस इंडक्टिव स्टेप एंड दिस इज बेस स्टेप। लाइक तुमने फिबोनाची सीक्वेंस सुना होगा ना, तो उसमें ऐसे होता है ना, पहला टर्म 0 है, दूसरा 1 है, बाकी सम ऑफ लास्ट टू टर्म है, तो उस तरह से ही है। तो इसको थोड़ा सा रिकरेंस है, तो इसको ब्रेक करना, लाइक ए एन यू कैन राइट एज, इफ यू वांट यू कैन राइट ए एन एज हाफ, या इस इसको बाहर रखो 2 को, और उससे फिर पैटर्न ढूंढने के बाद तुम जनरलाइज करके इसको रिड्यूस करो रिकर्सन को यूज करके a1 a2 के टर्म में, देन यू पुट a1 a2, उससे आंसर आ जाएगा एंटर सिंपली लगा के। वैसे कर सकते हैं, तो ट्राई करना है, तो क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है? ओके, तो कैसे चेक करते हो तुम लोग कन्वर्जेंस के बारे में? पहला काम क्या करेंगे?
4 ऑप्शन है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो रूट टेस्ट लगाएंगे। हाँ टेस्ट तो पहले तुम चाहो तो एक बार ऐसे कर सकते हो कि an की समेसन an, चारों ऑप्शन है ना, तो पहले an की लिमिट चेक कर दो चाहो तो, जिसमें जो 0 पे नहीं जा रही है, मतलब अगर तुम चाहो तो अपना अपना अप्रोच तुम्हारा होगा। तो यू मे चेक फॉर है ना n टेंस टू इन्फिनिटी, और an 0 पे नहीं जा रही है तो वो पक्का हो गया, कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकती है। अगर 0 पे जा रही है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उस पर ही टेस्ट लगाओ, है ना। ये है, तो पहले तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो लिमिट फाइंड करने का, देन उसके बाद तुम वो कर सकते हो। तो ये चारों ऑप्शन पे तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन सी वाली कन्वर्जेंट है, और अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, एक मिल गया तो बाकी छोड़ सकते हो। बी। तो कौन से वाला होगा इसमें बी है? वाला। बी वाला कन्वर्जेंट है, ओके। तो ए में अगर मान लो हमें दिखाना है कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं सर, बी कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब ई आ रहा है, 1/e आ रहा है, तो एक फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब वो आ रहा है। हाँ अच्छा एक ठीक। मिनट, तुम इसका अगर लिमिट लोगे, अच्छा सिर्फ इसका एन का, तो क्या आंसर आएगा? हाँ ई की पावर -1। हाँ। तो वो 0 तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब तो पक्का नहीं डाइवर्जेंट है, नहीं सर। हम्म। है ना। क्योंकि समेसन एन इज कन्वर्जेंट वो तब होगा देन एन मस्ट बी 0। तो एन अगर 0 नहीं है मतलब एन मस्ट कन्वर्ट टू 0। सो इफ एन डज नॉट कन्वर्ट टू 0 मीन्स सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये वाले टर्म तो ये तो ई की पावर -1 पे जा रही है, ये ए एन की लिमिट सेपरेटली, सिर्फ ए एन की लिमिट, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गया बी पक्का। ओके, यहाँ पे तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगा? रूट ए रूट ऑप्शन। टेस्ट रूट टेस्ट से रूट कर लो। टेस्ट डाइवर्ट हो जाएगा। कौन से भी? अच्छा सब में तुम टेस्ट लगा सकते हो, चलेगा वो भी। हाँ सर या लेकिन फिर सिर्फ जब लिमिट लगाए तो 5/4 आएगा, और 5/4 ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, तो हाँ तो रूट टेस्ट लगा लो, इसमें इसमें भी रूट टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, सी वाले में ये 0 आ रहा है। मतलब तुम इसके लिमिट फाइंड किए हो। हाँ। ओके, तो अब तुम्हें टेस्ट लगाना पड़ेगा कि टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हम्म। कोई टेस्ट अप्लाई करके देख लो चाहो तो। सर डायरेक्टली हम्म, 1 1/। सर चौथा नंबर भी चेक कर लेंगे, अगर ये एक मिनट रुक जाओ, पहले वो सी के लिए बोल रही थी। सो 1/n की पावर 1/n ले लोगे। साइन के बारे में तो पता है, साइन इज बाउंडेड बाई 1, है ना, तुम उस तरह वो कर सकते हो। इसमें समेसन 1/n की पावर 1/n के बारे में चेक करना पड़ेगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। ओके, n की पावर 1/n कन्वर्जेस टू 1, है ना, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही फॉर्मूला होता है ना। n की पावर 1/n कहाँ कन्वर्ज करती है? तो फॉर्मूला है 1 पे, वो तो ना। लिमिट है। हाँ तो वो इसे बोल रहा हूँ मैं, साइन की वैल्यू -1 to 1 है ना, इस तरह से। और साइन 1/n विल लाई बिटवीन -1 and 1, देन डिवाइड कर दो पूरे इनइक्वालिटी को n की पावर 1/n से। तो जो उसके राइट लेफ्ट दोनों है वो डाइवर्जेंट है। ओके, अच्छा वो सॉरी, एक प्लस इन्फिनिटी होगा, एक माइनस इन्फिनिटी में आएगा। हाँ हाँ, तो व्हाट यू कैन से, कंपेयर तो कर लोगे देन। सर वो प्लस इन्फिनिटी कहाँ होगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये प्लस है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा ही नहीं ना, वो बाउंडेड है तो कोई। डाइवर्जेंट होगा ना। हाँ, डाइवर्जेंट कह सकते हैं सर भाई। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि या तो सम उसका वही है, डाइवर्जेंट का मतलब वही है, सम उसकी इन्फिनिटी होगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना। तो रेशियो टेस्ट लगा के देखना, या फिर कोई और कौन सा टेस्ट लगा सकते हो? मतलब मैं सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ अभी, हाउ विल यू प्रूव इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जो भी प्रूफ होगा तो कैसे चेक करोगे?
करके देखना, ठीक है। ए तो डाइवर्जेंट है, बी भी डाइवर्जेंट, तुम्हें मतलब ए बी में तुम्हें लग रहा होगा कि रूट टेस्ट लगाते हैं, सी में तुम या तो रेशियो टेस्ट यूज़ कर सकते हो या कुछ और भी देख सकते हो, कंपेरिजन हो गया, लिमिट कंपेरिजन हो गया, इस तरीके से ट्राई करके देखना। डी के बारे में कैसे बोलोगे? कंपैरिजन टेस्ट ओके, कंपेरिजन किसके साथ? रूट एन के साथ ही कर देंगे। ओके, तो क्या लगता है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? विच वन इज कन्वर्जेंट? फिर सी आएगा। ओके, और अगर तुम रूट एन के साथ इसको कंपेयर करोगे तो व्हाट यू से, इसके बारे में क्या बोल सकते हो? दिस क्वांटिटी 1 माइनस कॉस, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी फिर मोर देन इक्वल टू 0 ना। ये जीरो आ जाएगा ना सर, रूट एन के साथ अगर करेंगे तो जीरो आ जाएगा। हम्म, तो अगर जीरो जाता है तो मतलब अगर वन के अलावा कुछ भी आता है तो जिसका कंपेयर किया वही फॉलो करता है। ओके, हाँ अच्छा ठीक है। फाइन, तो लगा के देखना, ठीक है। कंपेयर कंपेरिजन 13 में क्या है? अल्फा एंड बीटा विद द टू रियल नंबर्स। सर यहाँ पे साइन का ऐसे अप्रोच ले सकते हैं कि साइन लाइज बिटवीन -1 to +1, लोअर बाउंड -1 और अपर बाउंड +1 होता है, उसको डिवाइड कर देंगे n to the power 1/n से। हाँ ऐसे कर अप्रोच ले सकते सकते फिर कर सकते हो, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? मैं ट्राई कर रहा था वैसे, हाँ। हैं। अगर अपर बाउंड अगर कन्वर्ज कर रहा है तो डेट मीन्स कि वो साइन वाला टर्म, मिडिल वाला टर्म कन्वर्ज करेगा ही। अगर लोअर बाउंड अगर डाइवर्ज कर गया तो फिर मिडिल वाला टर्म डाइवर्ज कर जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, डाइवर्स एक्चुअली यहाँ पे जो है लोअर अपर दोनों डाइवर्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीच वाला डाइवर्स करेगा, क्योंकि अपर टर्म जो है समेसन 1/n की पावर 1/n है, और जो लोअर टर्म आएगी माइनस में सेम थिंग होगा। तो एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि ये वैल्यू -∞ और +∞ के बीच होगी, तो कन्वर्ज भी तो कर सकती है। तो वो अप्रोच इसमें काम नहीं करेगा, मतलब अप्रोच ठीक है लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके सर। 13 देखते हैं, कोई नहीं करके देखना, नेक्स्ट क्लास में जब डाउट करेंगे ना, अभी जब भी डाउट में डिस्कस करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा भी टू रियल नंबर्स, ठीक है। ये लिमिट का क्वेश्चन है, करना है इसको, मे बी एल ऑफ द रूल्स हो जाएगा। इफ r² टू r में फंक्शन डिफाइंड है, ओके, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। fx एंड fy, मतलब fx 00 fy 00 डिनोट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, एट पॉइंट 00 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मतलब एक फंक्शन दिया है तुम्हें और पार्शियल डेरिवेटिव्स में है, तो बोल रहा है क्या सही है। इफ कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे, वो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। डिफ डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस तरीके से। तो करना है इसमें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज़ कर लेना, हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी तुम्हें आता ही है, टू वेरिएबल का, है ना, पढ़ा होगा तुम्हें थ्योरी में, सर ने पढ़ा होगा। 15 में है इन द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई पैराबोलॉइड, है ना, सो ये इस तरह से है, z बराबर x² + y², ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से शेप होगा, हाँ ठीक है, पैराबोला टाइप का, जिसको उसमें वो कर दिया है। तो देन प्ले बाउंडेड बाई दिस एंड दिस, और z बराबर 2y का जो एक प्लेन होगा, है ना, वो उसको कट कर दी होगी, गिवन बाई दिस। देन तुम्हें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा वाई की जगह क्या होगा, तुम्हें लिमिट लेनी है, ठीक है। सो एक्स की लिमिट उन्होंने पहले ली है यहाँ से, ओके। अब जेड की लिमिट बीटा वाई टू 2y है, तो जेड की हमने एक्स की लिमिट ले रखी है, तो y² होगा, एंड यहाँ y तुम्हारा है 0 to अल्फा, तो y तुम्हारा होगा 0 to अल्फा।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा नहीं। तो रफली तुम इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करना। ग्राफ्स तुम्हें दिखेगा ना इस तरह का स्टिक है, फिर एक प्लेन है जो कट कर रही है, लाइक एक्स वाई जेड अगर हम लेंगे। तो 0 to अल्फा। तो ये पूछना चाह रहा है कि वाई की अपर लिमिट क्या है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना उसके लिए। क्या आएगा, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा बस। हाँ, तुम्हें फिर लिमिट लेनी पड़ेगी, यहाँ से जेड की लिमिट आ जाएगी सर, ये एक्स की ना। सर अगर ऑप्शन से देखें वाई स्क्वायर तो हमें मिल गया सर, 2 और 1 पे चेक कर लें किस पे हाँ सेम आ ओके। रही। हाँ, क्योंकि बीटा वाई स्क्वायर यहाँ से है ना, जब हमने एक्स का वो ले लिया है तो एक्स खत्म हो जाएगा यहाँ से, मतलब एक्स का एलिमेंट हमने ले लिया ना, तो एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, जेड बराबर 2y, तो वाई स्क्वायर टू 2y। तो ये ऑप्शन ए और डी गलत हो गया। अब देखना है हाँ अल्फा 1 या 2 में से, वो भी तुम सॉल्व कर लेना। वाई स्क्वायर बराबर 2y है, तो y बराबर 2, तो 2 हो गया, तो ऑप्शन सी होगा मे बी। चेक करना फिर भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज, तो इंटीग्रेट करो है, यहाँ तुम्हें y की लिमिट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, सिमेट्री का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब पोलर फॉर्म में सिंपल। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस बार नहीं आएगा, एम बी एन एन क्रॉस एन नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ओके, एम एक एन क्रॉस एन का नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ फिर से जनरल क्वेश्चन है, तो अपनी मर्जी से कोई एक ट्राई वो कर लो। यू कैन कंस्ट्रक्ट वन स्क्यू सिमेट्रिक, लाइक 3x3 का तुम ले लो, एक 2x2 का ले लो, दोनों के लिए ट्राई करना, क्योंकि ऑड ऑर्डर इवन ऑर्डर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो देन द मैट्रिक्स आई माइनस एम इंटू आई प्लस एम इनवर्स इज ऑलवेज, ठीक है। तो तुम जनरल ट्राई करोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है ना, इस तरह अगर जनरली प्रूव करोगे या कर सकते हो ट्राई। डेफिनेशन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश कर सकते हैं इसका हम। सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज यही होगा क्या, तो देखना है। मतलब जनरल भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लग सकता है, यही पर्टिकुलर भी कर सकते हो तुम। ऑर्थोगोनल है, आइडेम्पोटेंट है, जस्ट इसका डेफिनेशन यूज़ करना है। इसको तुम रीनेम कर दो चाहो तो मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने मैट्रिक्स ए बोल दिया। तो चेक करो सिंगुलर है क्या, डिटरमिनेंट ए 0 होगा क्या, सिस्टमेट्रिक है तो क्या ए ट्रांसपोज ए है, ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है क्या, या आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है क्या, यही ना। तो पुट करना, ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, या जनरल ही ऐसे ही डेफिनेशन डायरेक्टली यूज़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है 19, पैकेट कंटेन्स 10 डिस्टिंग्विशेबल फायर क्रैकर्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। ओके, तो एक पैकेट है, इसमें 4 क्या है, 10, अ पैकेट कंटेन्स 10 मतलब डिफरेंट है ना, डिफरेंट फायर क्रैकर्स है आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, इसमें 4 डिफेक्टिव है 10 में से। इफ 3 फायर क्रैकर्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया, ठीक है। सो विथ रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल हो सकता है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट में हाइपर ज्योमेट्रिक। तो फ्रॉम द पैकेट देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 क्रैकर्स आर डिफेक्टिव इक्वल्स, ठीक है ना। तो 4 डिफेक्टिव थे, 4C3, फिर बाकी है ना ऊपर होगा 4C3, और क्या आंसर होगा। अच्छा, इसने सिंप्लीफाई वर्जन में दिया है, तो सिंप्लीफाई करके देखना, क्योंकि तुमने 3 ड्रॉ किए और तीनों क्या है डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बाकी ठीक होंगे, ठीक है ना। मेरा मतलब है इसमें से ना बाकी 10 डिफरेंट फायर क्रैकर्स में 4 डिफेक्टिव है, 6 ठीक होंगे मतलब ये। और तुमने 3 ड्रॉ किए और तीनों डिफेक्टिव निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये इजी क्वेश्चन है बेसिक प्रोबेबिलिटी का। Let x1, x2, x3, x4 be IID random variable having continuous distribution.
देन अब देखो इसने बोला है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है। तो एक बार हमने डिस्कस किया था ना यूनिफॉर्म होगा या कोई भी चलेगा, तो ये कंक्लूजन है कोई भी चलेगा ना, आईआईडी होना चाहिए। तो 4 आईआईडी है इस तरह के केस में, है ना, जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तुम क्या करोगे, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्सिमम ऑफ x1 x2 इक्वल, तो क्या आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें लॉजिकली इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना, बिना इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किए, ये बिना प्रोबेबिलिटी उस तरह कैसे करो बताओ, 1/6 आएगा। है ना। तो ये आई थिंक एक बार पूछा भी था श्रुति ने, साहब किसने पूछा था ग्रुप में, इस तरह का क्वेश्चन था उसमें। तुम चेक करो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है ना, तो इस तरह से किस ऑर्डर में हो सकता है, टोटल 4 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज हैं, एंड देन ये पॉसिबल केस ये कब हो सकता है, तो उस तरीके से। इसका डिफरेंस जो पॉसिबिलिटी उसको काउंट कर लो बस, चल जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिस, सपोज दैट वी हैव अ डेटा सेट दिस, ओके, समेशन एक्स आई पता है, समेशन वाई आई पता है, एक्स आई स्क्वायर है ना, सो देन लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ द अल्फाबेट, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली पुट करो आ जाएगा, जो डायरेक्टली फॉर्मूला है। ट्वेंटी टू है, लेट z1 z2 भी द नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। अब y है z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, तो z1 स्क्वायर तो काई स्क्वायर 1 हो गया, z2 स्क्वायर काई स्क्वायर 1 हो गया, तो y हो गया काई स्क्वायर 2, तो प्रोबेबिलिटी y मोर देन 4। और यहाँ क्या मजे की बात क्या है ना कि काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ है ना, याद रखने के लिए तुम ऐसे याद होगा तुम्हें कि एक्सपोनेंशियल 1/2 का पीडीएफ होता है, मतलब काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ क्या होता है 1/2 e की पावर माइनस x/2, और उसमें बस इंटीग्रेट कर लो 4 से लेके इन्फिनिटी में। Consider a sequence of independent Bernoulli trials with probability of success in each trial being 1/3। तो कंसिडर करो सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। सक्सेस स्मॉल p की वैल्यू 1/3 है, तो स्मॉल q की वैल्यू 2/3 होगी, एंड लेट x डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस, ओके। तब क्या बोला है, x इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस। तो क्वेश्चन ये है देन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5 इक्वल्स, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नेगेटिव बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है, और उसको यूज करके फाइंड करो। हाँ, नंबर ट्रायल रिक्वायर फॉर आर सक्सेस इस तरह से होता है, तो नेगेटिव बाइनोमियल अप्लाई करो उसको। 24 देखो, 24 में है कि लेट द जॉइंट पीडीएफ दे रखा है तुम्हें, और पूछ रहा है x लेस देन y/2, तो ठीक है ना, ये तुम्हारा जो सपोर्ट है, ये ग्राफ बनाना है इसका, और इसके अंदर इस वाले पोर्शन का ग्राफ बनाना, फिर उसका उस पर इंटीग्रेट कर लेना, है ना। नेक्स्ट है लेट x1 x2 x3 x4 x5 इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लेट w जो कि है x1 स्क्वायर अपॉन x2 x है, इस तरह स्क्वायर है x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ w इक्वल्स क्या होगा, ये आईआईडी है ना। ये नॉर्मल 0 1 है, ओके, तो तुम उसको फिट कर सकते हो ना उस पर, जैसे पहला x1 स्क्वायर तो काई स्क्वायर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर 4, एंड देन उसके हिसाब से तुम चाहो कन्वर्ट कर लो इसको, काई स्क्वायर है ना, 1/2 होगा, उस तरीके से करके यू जस्ट फिट इट, इसको फिर डायरेक्ट उसको f में चेंज कर लेंगे। फिर वो कोई नंबर बाहर होगा तो उसके हिसाब से देन तुम फॉर्मूला लगा लेना। 4/2
नहीं 2/4 आ रहा है। चेक कर लेना, बाकी लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। So let x1, x2, xn be the random sample from normal mu1 sigma square distribution. y1, y2, ym be a random sample from normal mu2 sigma square distribution. Suppose that two random samples are independent. Define x bar in W define किया है. Then which one of the following statement is true for all positive integer m and n? तो convert करो इसका distribution W का find करो, ठीक है ना। x bar माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा कर लो, यहाँ भी ऐसे ही फिट करो। देन यू ट्राई टू कन्वर्ट इनटू टी आई एफ में जो भी कन्वर्ट होगा। तो टी होता है नॉर्मल अपॉन का स्क्वायर अपॉन एन, हाँ तो टी में ही आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में वो नहीं बनेगा नहीं का स्क्वायर। ओके, तो ए बी में से ही कोई होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे 1 है तो ये चेक कर लेना चाहिए। Next, select x1, x2, xn with a random sample from uniform theta minus half to theta plus half, है ना 0.5 है डिस्ट्रीब्यूशन। x1 is a minimum, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेटर इज नॉट MLE ऑफ थीटा। तो पहले MLE निकालना, वो इंटरवल आएगा, फिर देखो कि वो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो इजी है ये भी, ठीक है। MLE कौन सा नहीं है तो वो देखना है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाला कंडीशन यहाँ यूज होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। Let x1, x2, xn be the random sample from exponential theta distribution where theta is 0 to infinity. If x bar is 1 by n summation xi, then a 95% confidence interval for theta is, तो कॉन्फिडेंस में फाइंड कर सकते हो, ये वन साइडेड है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ लेंथ क्या है, इन्फिनिटी। हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि लेंथ क्या हो सकता है, तो इस तरह से ना लेंथ क्या नहीं देगी। तो बोला 95% कॉन्फिडेंस में थीटा क्या होगा, तो ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल थीटा है। तुम एक्सपोनेंशियल का तुम लोगों ने फाइंड किया था, तो उसका पाइवट लिख के देन यू राइट। तो ये 1 माइनस अल्फा इज 0.95 ना, तो अल्फा होगा 0.05। तो इसमें दिस परसेंट है ना, तो आएगा अल्फा। तो ऑप्शन आई थिंक CD में सही कोई करेक्ट होना चाहिए, तो चेक करना। लेकिन ये ध्यान रखना किस साइड से है। यू हैव टू मेक पाइवट लेके फिर उससे कन्वर्ट करो, मतलब ऐसे इजी है। क्या होगा ऐसे जिन लोगों ने किया है, पाइवट क्या है, पाइवट लिख के देन उसको कन्वर्ट करो। यहाँ डिफरेंस क्या है, बस 2 का डिफरेंस है, यहाँ बस 2 का डिफरेंस है और सिंगल करेक्ट है। तुम लोग एक्सपोनेंशियल में क्या लेते थे, 2 थीटा ऐसा कुछ लेते थे ना, 2 थीटा क्या था पाइवट एक्सपोनेंशियल में, 2 थीटा समेशन ऑफ थीटा xi। समेशन x। सही ना, तो उसको x बार में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली nx बार जो है वो समेशन xi है, तो इजी है, लिख के देख लेना। डी ऑप्शन लग रहा हो, इजी है, तो इजी है। तो देखना कि वो पॉइंट जो है काई स्क्वायर 2n 0.05 मतलब वो उसका आई की प्रोडक्ट 0.05 है ना, तो वहाँ से इन्फिनिटी बोला है। नहीं अगर डी ऑप्शन पे अगर सोचे ऐसे डायरेक्ट इजी होगा। तो क्या सकते हैं, मतलब कि राइट साइड में 0.05 प्रोबेबिलिटी है। तो राइट साइड हमें तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। एक तो तरीका सिंपल ये है कि सब में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो सबका, मतलब लाइक प्रोबेबिलिटी थीटा इज मोर देन 0 लेस देन काई स्क्वायर दिस, तो उसको शिफ्ट करके तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, तो वो तरीका है। और नहीं तो पाइवट वाले मेथड से फाइंड कर लो, और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ। So let x1, x2, xn be the random sample from uniform 1, 2, okay, distribution. y1, y2, yn be the random sample from uniform 0, 1 distribution. Suppose that the two random samples are independent, ठीक है।
जेड आई 1 है अगर एक्स आई वाई आई लेस देन 1 है, हाँ, और 0 है तो मतलब जेड आई की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अदरवाइज 0 है वैल्यू जेड आई की। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 1/n समेशन जेड आई माइनस थीटा इज लेस देन एप्सिलॉन दिस। तो ये इसका क्या मतलब है? ये डेफिनेशन समझ आ रहा है? कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है ना, तो लाइक लिमिट प्रोबेबिलिटी, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मान लो एक्स एन माइनस थीटा, इसको मैं एक्स एन नहीं बोलता हूँ, तो एक्स एन माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो एक्स एन मैं इसको बोल रहा हूँ समेशन जेड आई अपॉन एन को, जो कि जेड बार कह देता हूँ, चलो ये जेड बार है। तो जेड बार माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। इसका मतलब है कि जेड बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के हिसाब से जेड बार कहाँ कन्वर्ज करेगी? म्यू। उसके मीन पे। ई जेड पे है ना, ई जेड पे, हाँ, हाँ। यहाँ जेड बार में बोल रहा हूँ तो ई जेड पे, और जेड का डिस्ट्रीब्यूशन ये है जेड आई का, ई जेड का मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन। तो ई ऑफ जेड आई नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, ई ऑफ जेड आई निकालेंगे तो 1 टाइम दिस, 0 टाइम अदरवाइज, तो खत्म हो जाएगा। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लेस देन 1। अब तुम्हें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लेस देन 1, तो इनडायरेक्टली थीटा जो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आई होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आई इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी एक्स आई वाई आई लेस देन 1 के, और प्रोबेबिलिटी एक्स आई वाई आई लेस देन 1 के लिए यहाँ तुम्हें यूज़ करना होगा यूनिफॉर्म 1-2 है, और ये यूनिफॉर्म 0-1 है। तो अब इसका तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, तो वो रीजन है ना, सपोर्ट जो है तुम्हारा 1-2 और 0-1, उसमें तुम्हें देखना है एक्स वाई लेस देन 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है। एरिया को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे लास्ट में प्रोबेबिलिटी निकालते हुए। ठीक है, तो यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए। एक तो तुम्हारा कन्वर्जेंस में प्रोबेबिलिटी है का डेफिनेशन लिख दिया है, फिर तुम्हें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जानना पड़ेगा ताकि तुम्हें समझ आए कि थीटा जो है वो ई जेड है। अब ई जेड हो गया तो यहाँ से ई जेड का जेड एक्चुअली यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, यहाँ पे तो मतलब 0-1 वैल्यू है इसकी। तो जब ई जेड निकालोगे तो उसमें आएगा वो इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लेस देन 1 पे। अब प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लेस देन 1 फाइंड कैसे करोगे? तो यहाँ तुम्हें एक्स वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसको यूज़ करके टू वेरिएबल जैसा हो जाएगा। ओके, तो करके देखना। सर जी सर 29 में अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर निकालेंगे तो वो कैसे होगा? वो भी ऐसे ही होगा, 1 स्क्वायर इंटू, मतलब क्या होता है डेफिनेशन जेड स्क्वायर का, जेड स्क्वायर टाइम पी एम एफ एट दिस पॉइंट, मतलब प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। वैसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही आएगा। यहाँ पे 1 और 0 है ना, तो सेम ही आंसर आएगा, जो ई जेड आई का आएगा वही ई जेड स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसीलिए उसी तरीके से निकालेंगे, क्यूब का भी निकालेंगे वैसे ही। जैसे तुम ई एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब निकालते हो वैसे ही यहाँ भी आएगा जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, अब मीन उस तरह से ही निकलेगा। ठीक है जी। सो x1 x2 xn तुम्हारा रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ, ठीक है ना, ये पीडीएफ दे रखा है। H0 में थीटा 1 है और H1 में थीटा मोर देन 1 है, मतलब सिंपल वर्सेस कंपोजिट है ये। तो द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा वुड रिजेक्ट H0 इफ, तो तुम्हें ये निकालना है इसका, रिजेक्शन रीजन फाइंड करना है। तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट में ट्राई करना है ना, यहाँ पे एमएल हो सके यूज हो, यस ट्राई। So let the sequence section be given by xn is sin n pi by 6. Then which of the following is are true? The sequence section has a subsequence that converges to half. अच्छा ये ms क्यों है तो मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है ना। सुप्रीमम xn का 1 है, इन्फीमम इसका है ना, लिम सुप मतलब लिम सुप इज 1, लिम इन्फ इज -1। The sequence xn has a subsequence that converges to 1 by √2. ओके, तो ये इस तरह का सीक्वेंस sin π/6, sin 2 π/6 है ना, sin 3 π/6, sin 4 π/6।
तो उसकी वैल्यूज लिमिटेड होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि 0 to 2 पाई में वैल्यूज वेरी करेंगे, उसके बाद रिपीट ही होगा। रिपीट इन द सेंस 0 से 2 पाई में जो मिलेगा वही वैल्यू 2 पाई से 4 पाई में होगा, वही वैल्यू 4 पाई से 6 पाई में होगा। तो लाइक पीरियडिक होता है ना। अब उनमें से तुम्हें सेलेक्ट करना है मैक्सिमम मिनिमम। तो कुछ टर्म के लिए फाइंड कर लोगे ना, पहले x1 फाइंड कर लो, x2 फाइंड कर लो, x3 फाइंड कर लो, बाद में वो रिपीट ही होंगी, तो सब सीक्वेंस मिलेगा इसमें। तो ये भी इजी है ऐसे। तुम्हें हो सकता है 4-5 टर्म लिखना पड़े, देन यू विल सी टर्म्स रिपीटिंग इन द सीक्वेंस। और एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्डर में रिपीट होगा। करना इजी है। स्क्वायर आर में एक फंक्शन डिफाइन है 2 वेरिएबल का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सैडल पॉइंट ऑफ इट। तुम्हें पता है 2 वेरिएबल तुमने पढ़ा है, सैडल पॉइंट का केस क्या होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा। द आर्क लेंथ ऑफ पैराबोला y square is equal to 2x intercepted between point of intersection of parabola this and the straight line this equals the arc length, ठीक है, of the parabola this intercepted between the point of intersection of parabola this, okay, सेम है ना, and the straight line। तो ग्राफ बनाना फिर देखना, आई थिंक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। 33 34 एम एक मैट्रिक्स है, सो फॉर रियल कांस्टेंट ए एंड बी लेट एम एक मैट्रिक्स है 1/√2 1/√2 ए बी। पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एम इंटू एम ट्रांसपोज आई इक्वल टू आई मतलब, एंड देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू, ठीक है। उसको यूज करके फाइंड करो, और एमएस की वजह ध्यान रखना है ना। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन यूज करोगे आंसर आ जाएगा, या प्रॉपर्टी यूज करोगे तो भी आ जाएगा। Consider a sequence of independent Bernoulli trial with probability of success in each trial being 1/5। तो स्मॉल p 1/5 है, स्मॉल q 4/5 होगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस इज 5, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस इन फर्स्ट 50 ट्रायल इज 10, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है, preceding the first success is 4 and the expected number of trials required to get the second success is 10। तो MSQ है ना, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, तुम्हें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ओके। ट्राई करना इसको ना, ये एक्सपेक्ट उससे बेस्ड है। लेट एक्स वाई हैव जॉइंट PMF दिस, इधर रखा है तुम्हें है ना, x plus 1 choose y, 16 choose x, 1/6 raised to power y, 5/6 raised to power x plus 1 minus y, and 1/2 raised to power 16। y की वैल्यू है, y कैन टेक वैल्यू 0 to x plus 1, x कैन टेक वैल्यू 0 16 0 अदरवाइज। तो पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ तुम अगर देखोगे ध्यान से ना क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं बाइनोमियल से रिलेटेड है। थोड़ा ब्रेक करना एंड देन यू कैन राइट लाइक दिस, x plus 1 चूज y, तो इसकी पावर y है और x plus 1 minus y है, बाकी उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ना बाइनोमियल की तरह है। और तुम्हें यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो ज्वाइंट है तो y का मार्जिनल निकाल सकते हो यहाँ से, तो EY निकाल
निकालने वाई का मार्जिन ऐसे निकल सकता है कि समेशन ले लो तो वाई का मार्जिन निकल जाएगा, तो वाई का 10 ही आ जाएगा। और बाकी ये चाहिए यहाँ पे ना, तो एक तो वो तरीका हो सकता है, नहीं तो कंडीशनल वाला भी यूज़ कर सकते हो, है ना। कंडीशनल वाला जो फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं फिर उससे बाइनोमियल में कन्वर्ट करके। तो चलो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और हो जाना चाहिए। जैसे एक्स का वेरिएंस निकालना है तो क्या यहाँ पे एक्स का हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, कोई बताओ मुझे, जिन लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है। वो जो फॉर्मूला था आई थिंक वो यूज़ कर सकते हो तुम। किसी को आइडिया है, किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन पहले? लेकिन कम से कम एक मार्जिनल तो निकालना पड़ेगा एक का, उसके बाद जब कंडीशनल आएगा तभी कर सकते हैं। तो जिसका सिंपल वाई का मार्जिनल मार्जिन, वाई का मार्जिन आ जाएगा तुम्हें, एक्स की वैल्यू 0 to 16 है। सर इधर कंडीशनल यूज कर वाई सकते का हैं, मार्जिनल निकाल लेंगे। कंडीशनल ऑफ आई गिवन एक्स। वही बोल रहा हूँ, वो उससे इजी रहेगा। सर उससे तो ना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना भी इजी है, मतलब y गिवन x या x गिवन y जो भी अकॉर्डिंग गिवन एक्स ठीक रहे, अच्छा एक्स अगर फिक्स है ना तो वाई ठीक है हाँ, तो वाई गिवन एक्स आई थिंक बेटर रहेगा। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि एक्स अगर फिक्स हो जाएगा तो वाई की एक रेंज पता चल जाएगा, राइट। सो फिक्स सम एक्स वाई गिवन एक्स निकालना, उससे ये आ जाएगा ना, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, फिर हो सकता है एक्स गिवन वाई भी फाइंड कर सकते हैं। देखो एक का तो मार्जिनल आ जाएगा, मार्जिनल से उसका काम हो जाएगा, दूसरे का कंडीशनल यूज करना पड़ेगा दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये आइडिया है, बाकी ट्राई करके देखना। तो नेक्स्ट है 37। तो x1 x2 x3 विद IID नॉर्मल 0 1 random वेरिएबल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है वैसे ही है, तुम्हें कन्वर्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ से। तो ये भी इजी है, बस तुम्हें वही काई स्क्वायर टी और एक्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी थी उस पर देखना है। 38 n be a sequence of IID random variables such that x1 की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो x1 और 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो un है दिस 1/n समेशन xi एंड vn है 1/n समेशन 1 minus xi होल स्क्वायर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, xi हैज टू वैल्यू 0 और 1, ओके। और u जो है एवरेज xi का, मतलब un इज लाइक x बार, ठीक है। 1 minus xi जो रैंडम वेरिएबल है वो भी बस प्रोबेबिलिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, लाइक जब 1 minus xi का ना वो निकाल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका एवरेज ले रखा है vn को, पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हो सकता है इसमें तुम रिजल्ट भी यूज़ कर सको जैसे यहाँ पे है, नहीं तो डेफिनेशन इसको ओपन करो, डेफिनेशन यूज़ करो। जैसे यह लिमिट un माइनस 3/4 लेस देन 1/100, दिस इज 1। इसका क्या मतलब हुआ सर अगर तो इसको मतलब dx अगर ये कितना आएगा? फिर बोलो ये पहले तुम। मतलब 0 और 1 क्यों ना, तो बर्नौली हुआ तो उसके बाद ई और वो निकाल लेंगे हाँ सीधा। वही बोल कि x का मीन यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से दिख रहा होगा तुम्हें 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 3/4, तो 3/4 आएगा। यहाँ से इसको यूज़ करके तुम अगर x1 का मीन निकालो तो 3/4 आएगा। तो यहाँ ये पता चल गया कि un कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टाइप का हो गया, ठीक है ना। तो ये ए तो करेक्ट हो गया। 1/100 को हम एप्सिलॉन कह सकते हैं ना। हाँ एप्सिलॉन कैन टेक एनी वैल्यू, तो यहाँ पे इन्होंने 1/100 चूज़ किया है, सो दिस इज करेक्ट।
बी भी करेक्ट ही हुआ सर। इस तरीके से। तो उसका अच्छा यहाँ उन्होंने क्या किया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया है ना, इस तरीके से। तो अप्लाई करना है तुम्हें, वो थ्योरम लगाना है तुम्हें, बस समझना है कि एक मतलब क्या है ना, UN विल कन्वर्ट EUN या इसका एक्स बार पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। भी ऐसे ही है। और CD में क्या यूज़ किया है, रूटेन बस में लगा दिया मल्टीप्लाई करके, ओके। तो वेरिएंस निकाल सकते हो तुम UN का, है ना। तो उसके हिसाब से यू कैन ट्राई टू कन्वर्ट, मतलब यहाँ पे ना AB में यूज़ हुआ है तुम्हारा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और CD में यूज़ होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। वो अप्लाई करना, ठीक है। तो AB मैंने तो ऑलमोस्ट बता ही दिया, वो फिर तुम्हें CD में सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है। 39 है, x1 x2 xn विद IID पॉइजन लैम्डा रैंडम वेरिएबल वेयर लैम्डा इज मोर देन 0। डिफाइन करना है, x बार दे रखा है, s² दे रखा है, तुम्हें कंपेयर करना है तुम्हें, ठीक है ना, कि वेरिएंस x बार का, वेरिएंस s² का। तो फॉर्मूला होता है पुट करो और कंपेयर करो। n फिक्स करना चाहते तो प्रॉब्लम हो तो यू कैन फिक्स n, ये कंपेरिजन है s² और x बार में। थर्ड बोल रहा है कि वेरिएंस x बार अटेन्स द क्रैमर राव लोअर बाउंड, तो वहाँ फाइन करके मैच करना पड़ेगा ना। क्योंकि एक्स बार UM भी होता है ना उसमें, सो सेटिस्फाई करता है तो UM भी होता है। बस चेक करना कि क्या उसका फाइन करना, वेरिएंस एक्स बार का 10 ही आ जाएगा यहाँ से, और उस मेथड से फाइन करना, क्रैमर और लोअर बाउंड फाइन करना, देखना मैच कर रहा है क्या। आता है सर। 40 कंसिडर द फॉलोइंग 2 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, इधर रखा है H0, ठीक है। H0 में F0 को यूज़ करना है, H1 में F1 को यूज़ करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता है हमें, तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशन एक मोस्ट पावरफुल टेस्ट वुड रिजेक्ट H0, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि मोस्ट पावरफुल रिजेक्ट देना, कौन सा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है रैंडम वेरिएबल x का। अच्छा ये सिंगल रैंडम वेरिएबल का है ना, यहाँ सैंपल नहीं है। सो फॉर विच ऑफ द मतलब लाइक ऐसा मान लो कहीं आ गया x मोर देन सपोज 0.3, अगर इस तरह का आ गया तुम्हारा रिजेक्शन रीजन, तो उस केस में तुम्हें देखना है कि क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो उसके हिसाब से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है ऑप्शन को। तो पहले फाइंड करना क्रिटिकल रीजन क्या है, फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अल्फा दे रखा है तो अल्फा यूज़ करके ओके आ जाएगा। फोर्टी 41 में क्या है, लिमिट n टेंस इनफिनिटी रूट n² प्लस 1 प्लस n उसका होल स्क्वायर अपॉन दिस। तो ये भी इजी सा ही लग रहा है ना, तुम्हें लिमिट फाइंड करनी है तो सिंपल है, सिंपल है। तुम n² का मॉडल में बाहर भी दोनों में से चाहो तो n² बाहर निकाल दो, इस तरह से कुछ हो जाएगा। यहाँ से n² ब्रैकेट में से निकाल लो तो n बाहर आएगा, वो n² बन के बाहर हो जाएगा। यहाँ से n6 कॉमन ले लो अंदर से, जो कि n² बन के बाहर आएगा, कट जाएगा दोनों तो फिर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करना है तुम्हें इसको, यू कैन यूज मैक्सिमम मिनिमा, या तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये x² में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, x² में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ x² को मान लो मैंने z बोल दिया, तो y बराबर z अपॉन z² प्लस 4 है। ये x² को मैं w बोल देता हूँ, तो क्या होगा y बराबर w अपॉन w² प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक हो जाएगी w में, देन दिस वी कैन डिसाइड। वो मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। क्वाड्रेटिक होगी फिर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी तो मैक्सिमम क्या है तो उससे मिल जाएगा y की वैल्यू, और y का ही मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो y का एक रेंज आएगा उससे मैक्सिमम मिल जाएगी। नहीं तो कैलकुलस यूज़ करना, कैलकुलस से भी कर सकते हैं, मतलब कैलकुलस सेंस कि डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट करो। जिन लोगों ने किया वो कैसे किया, एक तो मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आया,
फिर उसमें मिल जाएगी मैक्सिमम मिनिमम। एक तो वो तरीका है, वो भी कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पर तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, AMGM इनइक्वालिटी। कैसे यूज़ करोगे? अगर मैं एक्स स्क्वायर को नीचे बुला लूँ तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर में बुला लेता हूँ, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर a प्लस बी विल बी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम रूट ए बी, ऐसा होता है ना। a प्लस बी इज लेस देन इक्वल यस टू, सर, लेस देन या मोर देन? मोर देन, नॉट लेस मोर देन देन, होता है। ए मोर देन GM ना। तो a प्लस बी इज मोर देन इक्वल टू 2 टाइम रूट ए बी। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए मतलब 4, तो 2 टू 4, तो 1/4। तो आंसर ऐसा कुछ आएगा इसका 1/4। ठीक है, 0.25 आएगा। मैंने क्या यूज़ किया? AMGM। तो AMGM से कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हो गया। तो एक्स स्क्वायर को नीचे बुलाओ, फिर AMGM लगाओ, काम हो जाएगा। नहीं तो जो डिफरेंशिएट इसका करके चलो, जनरल मेथड है उससे आएगा। उससे भी यही आंसर आएगा। मेथड कुछ भी होगा, आंसर सही आएगा। अप्रोच सही होगा तो आंसर सही आएगा, आएगा उससे भी यही आंसर आएगा। तुम एफ डैश निकालो, 0 पुट करो, टर्निंग पॉइंट आएगा, फिर वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो उससे भी यही आंसर आएगा। मेथड कुछ भी है ना, 1000 2000 तरीके से सोच सकते हैं और सबका सेम आंसर आएगा, यही मैथ में होता है। ओके, तो एक तरीका वही क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक को करूँगा तब से भी तभी आंसर यही आएगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ यूज़ करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर डिस्क्रिमिनेंट से एक रेंज मिल जाएगा तुम्हें, मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, तो उससे मिल जाएगा एक रेंज। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, दिस इज, करना चेंज ऑफ ऑर्डर होगा ये। रैंक तो आता ही तुम लोगों को। एक्स वाई हैव द जॉइंट PDF दिस द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो ठीक है, कंडीशनल पहले प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, एक्सपेक्टेशन निकालो। Let x be a random variable having the Poisson 4 distribution and E be an event such that probability of E given x is equal to I। E event है, ठीक है, 1 माइनस 1/2 की पावर आई है ना, 2 की पावर माइनस आई का मतलब 1/2 की पावर आई। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स, तो यहाँ पे ये कंडीशनल है, तुमसे E पूछ रहा है, तुम यूज़ करना टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी? तुम्हें याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, समेशन ओवर आई। तो वही चीज़ है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है इनडायरेक्टली। क्या होगा यहाँ से? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू XI इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू I इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन x इज इक्वल टू I, समेशन I फ्रॉम 0 to infinity से हो जाएगा। 47 में x1 x2 x3 with the independent random variable such that x1 is normal 47 10, x2 normal 55 15, x3 है normal 60 14, then probability x1 plus x2 more than equal to 2x3। ओके, देख साइड बुला लो इसको, एंड ये सब नॉर्मल ही है तो ये भी नॉर्मल होगा, स्टैंडर्डाइज कर लो, तीन तरीका है ना। 2x3 को लेफ्ट में बुला लो, तो x1 plus x2 माइनस 2x3 इज मोर देन इक्वल टू 0, फिर बाकी स्टैंडर्डाइज कर लो। 48 है, UF58 है, VF85 है, तो ये भी बहुत इजी है। U मोर देन 3.69 है, तो U को तुम 1/v लिख सकते हो, है ना। U भी इस तरह से दिया है कि U इज़ 1/v, देन सिंपली U को 1/v रख के शिफ्ट करो, डायरेक्टली C आ जाएगा, मतलब इस C की वैल्यू आ जाएगी 9। Let the sample mean based on the random sample of from exponential lambda, डिस्ट्रीब्यूशन भी 3.7, तो सैम्पल मीन दे रखा है एक्स बार की वैल्यू 3.7, देन द MLE ऑफ दिस, तो पहले लैम्डा का MLE निकाल लो, उसके बाद इसका आ जाएगा, ठीक है। सो लेट x बी अ सिंगल ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा
थीटा 1 या 2 वैल्यू ले सकती है, तो H0 में थीटा 1 है, H1 में थीटा 2 है। कंसिडर द टेस्ट प्रोसीजर दैट रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ x इज मोर देन 0.75। तो ठीक है, तो रिजेक्शन रीजन में दे रखा है, तो टाइप 1 टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इजी है ना। फंक्शन है -1 3 का इंटरवल डोमेन है, टू आर बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन -1 3, ठीक है। एफ डैश एक्स का मॉड्यूलस 3/2 से लेस है, ओके। ठीक है ना, एफ डैश एक्स वी कैन चूज 3/2 एक्स टाइप का। हाँ एफ एक्स उस तरह ले सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, या थ्योरम लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो पूछा क्या है तुमसे, F1 क्या है ना, व्हाट इज F1। तो हाउ विल यू फाइंड F1, बताओ इसको कैसे सॉल्व करो। 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और वो इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उससे f(1) भी निकल जाएगा। ओके ये भी सही है। तो यहाँ 2 पॉइंट दे रखा है, मतलब फंक्शन पासेस थ्रू पॉइंट -1, 1 एंड 3, 7, ये भी सही है। तो उन दोनों से एक लाइन निकाल सकते हो, ठीक है। और ये चेक कर लेना है कि लाइन सेटिस्फाई कर रही है क्या, वो भी हो जाएगा। ओके तो मज़े की बात ये है कि तुम वही बात है, एफ एक्स यू कैन टेक ए एक्स प्लस बी, देन उस टाइप से ए एक्स प्लस बी में इन दोनों को पुट कर लो तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा। ये भी एक सही तरीका। इन जनरल कोई भी फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो उसका आंसर सेम ही आएगा, इसलिए है ना। हो सकता है फंक्शन कितने भी हो, बट F1 ए यूनिक वैल्यू दे रहा होगा, तभी तुमसे पूछा गया है। अल्फा बी द रियल नंबर, 52 पढ़ रहा हूँ मैं अब। अल्फा बी द रियल नंबर सच दैट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 125 इन द मैक्लॉरिन्स सीरीज ऑफ x प्लस अल्फा क्यूब e रेज़ टू पावर x इज दिस। पहले ई एक्स को एक्सप्लेन आना वो करना, एक्सपांड करना एक्सपेंशन से, एंड देन जस्ट कंपेयर कर लो, देन अल्फा इक्वल्स, तो ईजी है ना। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 125 का कोएफिशिएंट पता है तुम्हें, तो अल्फा निकालना है, तो ईजी था। ट्रिपल 3 में क्या है, कंसीडर द मैट्रिक्स। ओके 3 में क्या है कि कंसीडर द मैट्रिक्स M, ओके 1 0 0 0 3 2 0 1 4। लेट P बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक्चुअली तुम लोगों ने डायगोनलाइजेबिलिटी नहीं पढ़ा है ना, तो डायगोनलाइजेबिलिटी में ये डेफिनेशन होता है कि योर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो आगे जाके आएगा, जब MSc करोगे तो वहाँ आएगा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तो ये उसका डेफिनेशन है एक्चुअली जो मैंने लिखा है। तो बोल रहा है कि देन द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस, तो P इनवर्स AP P इनवर्स MQP है, तो ये उसका ट्रेस वही होगा जो MQ का होगा, तो MQ का ट्रेस जो होगा वही होगा। जैसे MQ निकाल सकते हो, MQ निकालोगे तो बस डायगोनल में चेंज देख लेना, उसका ट्रेस वही होगा जो MQ का होगा। आइगन वैल्यूज निकालेंगे सर। हाँ आइगन वैल्यू से भी हो जाएगा, ओके फाइन, यस यस। तो आइगन यहाँ से वैल्यू फाइंड करके डायरेक्ट क्यूब कर देंगे। वो भी सही है, तो वही बात है ना, कि यहाँ से तुम, क्योंकि P इनवर्स MP का आइगन वैल्यू वही होगा जो M का आइगन वैल्यू है, या इसीलिए ठीक है। और मजे की बात क्या है, डायगोनल में कन्वर्ट करने के बाद इजी हो जाता है देखना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा तो डायगोनल पे आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, इसकी ट्रेस वही है ना, तो आइगन वैल्यू निकाल के let P be a 3x3 मैट्रिक्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स दिस। तो λ1 λ2 λ3 ये तीनों 3x3 का ही है,
मतलब तीनों आइगन वैल्यू दे दिया ना। क्यू ये मैट्रिक्स है, आर ये मैट्रिक्स है, अल्फा जो है क्यू का डिटर्मिनेंट है, ओके, बीटा आर का ट्रेस है, हाँ, देन अल्फा वैल्यू। तो इजी है इसको भी, तुम्हें तीनों आइगन वैल्यू पता है ना, तो यहाँ से तुम पुट करके क्यू की तीनों आइगन वैल्यू निकाल पाओगे यहाँ से, और आर की यहाँ से तीनों आइगन वैल्यू निकाल पाओगे ये यूज़ करके, ठीक है। एक बार लैम्डा 1 रखो पी की जगह, फिर आई की जगह 1 रखना, तो उससे आ जाएगा। एंड देन पूछ रहा है डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो हो जाएगा। XY be independent random variable with respective MGF, ठीक है। तो MXC is 8 प्लस ET का होल स्क्वायर अपॉन 81। अच्छा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 81 इज 9 स्क्वायर, तो 8/9 प्लस 1/9 ET का होल स्क्वायर, तो Q प्लस P ई रेज़ टू पावर T होल स्क्वायर। तो मीन्स X क्या हुआ, बाइनोमियल 2,1/9 है ना, Q प्लस P की पावर T। तो X इज बाइनोमियल 2,1/9 एंड Y यहाँ से आएगा है ना 64 8 स्क्वायर, तो 1/8 प्लस 3/8 होल क्यूब। सही बोल रहा हूँ मैं, Q प्लस P ना, तो 4 क्यूब होगा ना, क्या क्या 4 होगा ना। 0 और 1 0 का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ये सिंपल। हाँ ये सिंपल है, लेकिन ये Y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो 4 क्यूब होगा ना नीचे। हाँ सॉरी, हाँ बाइनोमियल 3/4। एग्जैक्टली राइट राइट, हाँ मैं स्क्वायर सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना, बट यहाँ तो क्यूब है ना, तो हमें इसको क्यूब बनाना है फाइन। तो 4 क्यूब होगा तो यहाँ आएगा 1/4 3/4, हाँ इजी है, ठीक है। तो Y इज अगेन बाइनोमियल 3,3/4, ओके, तब इजी है। रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 0 10, और Y तुम्हारा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, है ना, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ मजे की बात ये है कि x की वैल्यू 0 से 10 में कुछ भी हो सकती है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, यूनिफॉर्म 0 1। यूनिफॉर्म 0 1 है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 0 1 के बीच आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट विल गिव यू वैल्यू 0 एंड 1 ओनली, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अकॉर्डिंग टू x। तो y इज यूनिफॉर्म 0 1। अब ये बहुत ईजी हो जाता है फिर, तो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया तो इंटीग्रेट कर दो आप। कंप्यूटर लैब हैज़ 2 प्रिंटर्स। देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने से पहले पता चल जाता है ये कहीं ना कहीं बेस थ्योरम का होगा, ये तो बेस थ्योरम होगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, पर फिर भी पढ़ लेना है ना। कंप्यूटर लैब हैज़ 2 प्रिंटर्स हैंडलिंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रिंटिंग जॉब्स, प्रिंटर 1 and printer 2 handle 40 and 60% of the jobs respectively. For the typical printing job, printing time of printer 1 follows this। तो प्रिंटिंग टाइम है पहले प्रिंटर का नॉर्मल 10/4 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और प्रिंटर 2 का प्रिंटिंग टाइम फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 121। तो इफ अ रैंडमली सेलेक्टेड प्रिंटिंग जॉब इज फाउंड टू हैव बीन कंप्लीटेड इन लेस देन 10 मिनट्स। अब दे दिया कुछ गिवन है, क्या गिवन है कि प्रिंटिंग टाइम इज लेस देन 10 मिनट, ये गिवन है, तो गिवन है मतलब बेस थ्योरम है। देन मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, जब पार्टीशन के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है तो बेस थ्योरम से हम फॉर्मूला डिराइव किए थे। सो देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट वाज हैंडल्ड बाय प्रिंटर 2, ठीक है। तो E1 हैंडल्ड बाय प्रिंटर 1, E2 हैंडल्ड बाय प्रिंटर 2, T टाइम ऑफ द प्रिंटर। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी E2 गिवन T इज लेस देन 10, इस तरह से, या इवेंट A ले लो, प्रिंटर कंप्लीटेड है ना टास्क इन लेस देन 10 मिनट, उसे फाइंड कर लो। तो ये बेस थ्योरम है, ट्राई करना। सर सर 56 में अगर x मेरा कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, लाइक नॉर्मल या कोई और एक्सपोनेंशियल, तो भी अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बोलेगा तो वही 0 से 1 ही फॉलो करेगा। हाँ y का रेंज तो 0 से 1 ही होगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ x यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 10 में, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 है ना, इस तरह से यहाँ पे है, लेकिन वो डिपेंड करेगा x कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। y का रेंज 0 से 1 ही होगा। सर तो यहाँ 0 से 10 यूज नहीं हो रहा है ना, ये तो डायरेक्ट हो जा रहा है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 to 1 ऑलवेज होता है, तो 0 to 1 इसका लिमिट हो गया। नहीं वो यूज़ हो रहा है, इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि
0 to 1 के बीच प्रश्न लाइक मान लो तुम्हारा 0 है तो उसमें क्या होगा, 0 आंसर आएगा। 0.1 पे 0.1 है। फिर जैसे 0 पे 1 पे x की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 तक है तो आंसर इसका 0 आएगा y का। फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, यहाँ पे यूज हो रहा है 0 to 10 डायरेक्टली। मतलब ऐसा है कि ठीक है कोई भी नंबर होता तो फर्क नहीं पड़ता, 10 की जगह 100 भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है x। ये जो y से हमको केवल रेंज पता चल रहा है कि यहाँ ये इसका रेंज होगा, मतलब कि मतलब जो x माइनस एक्स बार फ्रैक्शनल पार्ट है इसका रेंज पता चल रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, वो यूनिफॉर्मली 0-10 मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमको उससे पता है। तो हमको लगता है कि यूनिफॉर्मली जब दिया रहेगा तभी हम इस केस में कर सकते हैं इसे, मतलब कि डायरेक्ट हम लोग यूनिफॉर्म यूज करके डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे तब हम नहीं कर सकते वैसे इसके क्योंकि अलावा। 0 से मान लो 0 से 1 के बीच अगर x होता, x यहाँ 0 to 1 होता, तब भी ये 0 to 1 में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। हाँ लेकिन हाँ, अच्छा अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 to हाफ, x डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 to हाफ, तो उस केस में y क्या होगा? जीरो टू हाफ तक तो कह सकते हैं कि हाँ यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली होगा, 0 लेकिन हाफ ही इसका होगा, 0 हाफ ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। क्योंकि 0 से मतलब अगर अच्छा चलो मजे की बात ये अगर मैं बताऊं कि u है मतलब x इज यूनिफॉर्मली 1 to 2 है, मान लो x इज यूनिफॉर्मली 1 से 2 में है, तो y क्या होगा? तभी सेम ही होगा 0-1। यूनिफॉर्मली 0 to 1 होगा, है ना। क्योंकि 1 पे वैल्यू 0 देगा, 2 पे वैल्यू मतलब 1.5 पे वैल्यू 0.5 है, तो x यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 से 2 के बीच, तो उसके करस्पॉन्डिंग y मुझे यूनिफॉर्मली ही मिलेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म के लिए ठीक है, बाकी में प्रॉब्लम होगा क्योंकि बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रेंज में अलग अलग होगा। तो यहाँ यूनिफॉर्मली इसलिए यूनिफॉर्म हम ले रहे हैं। सर ये ऑलवेज 0 to 1 ही होगा। रेंज 0 to 1 होगा, बट हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तुम इसके लिए एक तुम डिस्क्रीट केस ले लो, उससे समझ आ जाएगा जी बेटर। डिस्क्रीट केस में जैसे हाँ अलग अलग पॉइंट पे तुम चाहो तो एक 1 पे, 1/2 पे, 1/3 पे, 1/4 पे, इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है ना। 0 to 1 तो होगा, y का रेंज 0 to 1 तो मैथमेटिकली करेक्ट, हमें पता है कि इसका रेंज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज 0 to 1 होता है, पर सर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है। हाँ सर अगर ये 10 की जो अपर बाउंड है इसका, अगर वो कोई फ्रैक्शन होती तो? हाँ, अगर मान लो 10.5 होता तो फिर प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम क्या होती कि लाइक 10.5 है तो फिर तुम्हें उसका अलग सोचना पड़ेगा, लाइक है ना। 0 to 10 ठीक है, अब फिर 10 to 10.5 के बीच जो मास है वो सिर्फ 0 to 0.5 में ही है, तो इसमें फिर 0 to 0.5 में मास बढ़ जाता है ना, फिर प्रॉब्लम होता। यहाँ 0 to 10 है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, बट वहाँ फिर प्रॉब्लम होगा, वहाँ तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग फिर बताना पड़ेगा। तो 0 to अगर मान लो ये एक्स होता है यूनिफॉर्म 0 to 10.5, तो है ना 0 to 0.5 में उस केस में ज़्यादा मास होगा दैन 0.5 to 1। अगर तुम ये बोलते हो वाई तुम्हारा यूनिफॉर्म 0-1 है तो मतलब 0-1 के बीच है तो मास फिर अलग हो जाएगा। यूनिफॉर्म है इसलिए यूनिफॉर्म फिर बोल रहा हूँ। अगर कोई और अगर किसी एक्स में किसी पर्टिकुलर डिवीजन में ज़्यादा मास है तो उसके हिसाब से वाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सर आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं, एक बार करके दिखाते ना। ब्रेक, अरे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देनी है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का मतलब ये है अगर हम लेते हैं, मान लो एक्स तुम्हारा है जैसे मैं अभी कह रहा था, मान लो 1 2, चलो मैं अगर ले लिया 1/2 ही है, मतलब 1 2 3/2 ले लो, है ना। हाँ, तो इस केस में क्या है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो जब x की वैल्यू 1 है उस केस में y 0 है, और आगे बढ़ता जाएगा जब x 3.5 मतलब 3/2 का मतलब 1.5 है तो 0.5 होता है। यहाँ तो ठीक है, ये y यूनिफॉर्म 0,5 हो जाएगा, ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि इस केस में जैसे अभी मुझे दे रखा है
सर उसमें जो हाफ के ऊपर जो है रेंज उसका उसका उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में तो 0.99 तक जाएगा ना। जीरो हो जाएगा ना, ये अदरवाइज जीरो होता है। प्रोबेबिलिटी में अगर नहीं हाँ लिखा हाँ है अदरवाइज जीरो है तो उसकी यस प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब उस बीच का प्रोबेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग होगा, बाकी की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन जीरो है। ठीक है, तो हाफ टू वन जो वाई की वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, क्योंकि यहाँ वो मान उससे आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 to 3/2 में ही है। इसलिए जैसे यही अगर हो जाता है यूनिफॉर्म, तो जैसे वो कह रहा था ना अभी 0 to 10 है एक्स, तो उस केस में मुझे मिला है जो वाई है वो यूनिफॉर्म 0 1 है, क्योंकि ये ना 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 है ना, फिर 9 to 10। तो इन सब में वैल्यूज़ जितना मास यहाँ है, मतलब 0 to 1 होगा उतना ही ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगा अगर ऐसा होता x इज लाइक यूनिफॉर्म 0 to 10.5, अब क्या होगा? अब ये 0 to यूनिफॉर्म 0 1 नहीं आएगा, मतलब अभी ये यूनिफॉर्म 0 1 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि मास थोड़ा सा फर्क इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या यूनिफॉर्म लिखे 0 सर 1 में 0 नहीं है। to हाफ। नहीं नहीं, 0 to हाफ में ज़्यादा मास है और हाफ टू 1 में थोड़ा कम होगा, वो चीज़ है। क्योंकि क्या यहाँ लिखे वैल्यू सर? तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, जरूरी है स्टैंडर्ड नाम ही आएगा, तुम्हें उसका फाइंड करना पड़ेगा। क्या होगा तुम फाइंड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो ना। तो बस थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एक्स जब 10 to 10.5 है तो उस केस में क्या होगा वाई की वैल्यू, वो तुम्हें 0 to 0.5 इतनी प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा होगी उसमें, तो उसके साथ फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। कोई जरूरी नहीं कि वाई का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड ही आएगा, कोई जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा, तो तुम्हें उसका फाइंड करना पड़ेगा, फिर क्या होगा मास तुम निकाल सकते हो। लेकिन अभी का क्वेश्चन वो नहीं है, मतलब तुम फाइंड कर सकते हो चाहो तो। अभी का हमारा क्वेश्चन था कि क्या हमेशा यूनिफॉर्म होगा, तो हमेशा यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है जीरो, मतलब हमेशा यूनिफॉर्म 0 1 होगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ इंटीजर है तो ठीक है, यहाँ अगर इंटीजर है लास्ट में तो ठीक है, वो यूनिफॉर्म 0 1 यहाँ देगा ये वाई डिफरेंट। यहाँ उनका पर्पस यही था, तुम्हें समझना था कि वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट हो गया ना प्रिंटर वाला, तो ये कर लेना। 58 में है x1 x2 x3 x4 x5 सब दे रखा है x6 तक। बी डेटा ऑन रैंडम सैंपल ऑफ साइज 6 फ्रॉम बाइनोमियल 1 थीटा, ओके। तो देन यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ थीटा इनटू 1 प्लस थीटा इक्वल्स, ठीक है। ठीक है, तो ये आई थिंक आ जाएगा तुम्हारा थीटा प्लस थीटा स्क्वायर है ना। तो बाइनोमियल पहले तुम कंप्लीट सफिशिएंट निकाल के तो थीटा और थीटा स्क्वायर का वो निकाल लो, किसका मीन थीटा और थीटा स्क्वायर है, फिर ऐड कर देना, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करके और लेमन-सेफी थ्योरम यूज करना है। x1 x2 with the data on the random sample of size 2 from Poisson theta distribution where theta is 0 to 1, और ये जो है psi cap with the uniformly minimum variance unbiased estimate of this psi theta, जो कि e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल k फ्रॉम 4 to infinity बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, मतलब ये सैम्पल साइज 2 है इसके वैल्यू के हिसाब से। देन साई कैप इक्वल्स, क्वेश्चन है यूएम भी इसका जो एस्टिमेटर होगा यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, उसमें तुमको ये यूज़ करना है एंड यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ साई कैप क्या होगा। तीसरा अच्छा क्वेश्चन आई थिंक, इसको सॉल्व करना, इसमें राव ब्लैकवेल यूज़ होता है ना, सॉल्व करके देखना है ना। ये किसी ने किया हुआ है पहले? यहाँ राव ब्लैकवेल कैसे करें, मतलब जैसे कैसे दिमाग में आया कि राव ब्लैकवेल करेंगे? नहीं, तुम पहले सॉल्व करना, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में तब आएगा जब तुम 2-4 मेथड करोगे, है ना। जैसे क्या होता है, हम पहले एक अप्रोच आसान अप्रोच ट्राई करते हैं, उससे नहीं होता दूसरा अप्रोच ढूंढते हैं, तीसरा ढूंढते हैं, है ना। तुम करके देखना पहले जनरल सिंपल मेथड से, जैसे भी तुम्हें आता है, तो यू एम बी है ना, देन उसके हिसाब से
इसको तुम वो कर सकते हो ना, ये क्या है, पॉइजन का कहीं ना कहीं वो है, तो 1 माइनस करना चाहो तो। सर राव ब्लैकवेल थोड़ा बता दीजिए। अभी इसको डिस्कस करेंगे डाउट में ना, तो बताएंगे। तुम थ्योरम तुमने बताया होगा, स्टेटमेंट उसका, राव ब्लैकमेल लेमन सेफी रिलेटेड है, और मेनली उसका यूज़ ये फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है ना। ये राव ब्लैकमेल का और लेमन सेफी का यूज़ ये फाइंड करने, यूएमवी फाइंड करने के लिए होता है। तो तुम लोगों ने यूएमवी का पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे अब लास्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया। देखो इन दोनों क्वेश्चन में पूछा गया सेम चीज़ है, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग होगा। मतलब ये 58 और 59 में कॉन्सेप्ट मतलब एक ही टॉपिक पे ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर पे है, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। मतलब वो ये पूछा था किसने किया है पहले ये क्वेश्चन, 20 का है ना, तो 21 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा तुमने पहले देखा तो होगा जरूर ये क्वेश्चन को। सर किया है मैंने क्वेश्चन। कैसे किया है, मतलब क्या अप्रोच तुम्हारा है? सर मतलब एच ऑफ एक्स डिफाइन कर लिया, जैसे इधर k2 इंफिनिटी है और ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 दिया है, मतलब ये पाई ऑफ थीटा व्हाटएवर जो नोटेशन है ये। तो मैंने कंसीडर किया एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x और 0 अदर, और मैंने नॉर्मल वे से पूरा फाइंड कर लिया थीटा के लिए यूएमवी, जैसे रॉ ब्लैकवेल में करते हैं। फिर इधर कंडीशन क्या दी है सर कि k 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, और अपना इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक थीटा के लिए समेशन xi आता है, मतलब x1 प्लस x2 5। तो मतलब ये जो वैलिड होगा ना, मतलब वो जो जैसे TCK के फॉर्म में आता है पूरा फंक्शन, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आता है TCK, वेयर T इज समेशन xi। तो समेशन xi तो 5 हो गया, और k की वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकती है, तो 4 और 5, तो वो इक्वेशन जो आता है ना उसमें k की वैल्यू 4 5 पुट करके n2 पुट करके वो आ जाता है यूएमवी। ठीक है, तो बाकी लोगों को ट्राई करना, अगर समझ आया तो, नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ऐसे 20 और 21 का तुम लोगों ने स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन भेजे थे कुछ लोगों ने, देखो कितने लोगों ने किया है। स्टार्टिंग में शुरू किया था हमने सॉल्व करना, तुमने खुद से भेजे थे, ठीक है, देखेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में। और 60 है, एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थीटा 1। इसका एक बार देख लेना, नॉर्मल थीटा है ना, नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल वर्सेस सिंपल का क्रिटिकल रीजन वो क्या है, मतलब जो तुम वो तो रिजेक्शन रीजन क्या है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट का क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया अभी, है ना। ये 19 में भी था उस दिन, जो मैं शायद नहीं किया था ना क्वेश्चन, 19 का आई थिंक 10 नंबर था ऐसा कुछ। तो इसका बहुत यूज़ है, इस बार भी हो सकता है ना इसको, कि नॉर्मल से पूछेगा वो, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का तुम्हें याद रखना है क्रिटिकल रीजन क्या है या रिजेक्शन रीजन क्या है, सिंपल वर्सेस सिंपल का या सिंपल वर्सेस कंपोजिट का। कंपोजिट में भी दो तरह के केसेस हैं, नॉट इक्वल टू वाला या मोर देन वाला, या लेस देन वाला हो सकता है। तो कंसिडर द टेस्ट एच थीटा है ना, 0 है यहाँ पे, नॉट 0 है। अल्फा तुम्हारा दे रखा है 0.617। तो द पावर ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट व्हेन थीटा इज 1, तुम्हें पावर फाइंड करना है। तो तुम्हें ना यहाँ डिराइव करोगे तो बहुत टाइम लगता है, तो इससे बेटर है कि डिराइव करने से बेटर तुम याद रखो उसका रिजल्ट। तुम डिराइव करोगे इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, जस्ट रिमेंबर। अगर क्रिटिकल पता है फिर पावर निकाल। एक बार जितना केस इसका बने ना सर, थोड़ा लिखवा दीजिएगा कि मतलब किस केस में क्या यूज करेंगे। ठीक है, लिखवा दूंगा, एक बार याद दिलाना, नहीं तो फिर साहू वाले बुक में देखो तुम खोल के, उसमें हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में उसमें किया हुआ है इन्होंने अलग अलग केसेस के लिए, चेक करना, नहीं तो बताने को लिखवा देंगे। हाँ मतलब ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मल में नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के केस में जो तुम्हारा म्यू वाला है वो तुम्हें देखना है, उसका क्रिटिकल रीजन क्या है। तो ये तो 20 का था, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कई बार दिखा है आई थिंक कई सारे पेपर्स में। ये 20 का ना, जैसे मैं 19 का याद आ रहा था। और अभी ब्लैक होल से किसी ने पूछा था ना, तो एक प्रोसेस होता है ब्लैकलाइजेशन, तो उसको भी यूज़ करना है किसी क्वेश्चन, आई थिंक इसमें यूज़ होगा। 19 में 10th क्वेश्चन इस पर ही था क्या, 12th जो पूछे थे, ये कह रहा था ना। देखो जैसे
म्यू सिग्मा Yes. स्क्वायर है। तो ये वही नॉर्मल थीटा 1 है, उस दिन मैंने छोड़े थे। और ये वाला है जो 20 का भी लास्ट क्वेश्चन 2020 का, वो भी नॉर्मल थीटा 1 है, मतलब नॉर्मल थीटा वो भी है उसमें, वहाँ थीटा 0 और डिफरेंट है। तो इसका क्रिटिकल रीजन याद रखोगे तो डिराइव नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ थोड़ा सा मैंने मूव करा है। एक दो बार और आया है क्वेश्चन ये, तो इसीलिए। तो अभी तो ऐसा है कि हमने एक बार 20 का पेपर देखा है, बाकी बहुत लोगों ने सॉल्व पहले भी किए हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं बोला था सोल्यूशन भेजने को तो उन्होंने लोगों ने भेजे थे, तो सोल्यूशन तो भेजा हुआ है, फिर भी दोबारा कर लेना। और 19 का कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने नहीं भेजा है सोल्यूशन। तो मतलब यू मेक श्योर दैट यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द पेपर्स फ्रॉम 2005 टू 2021, मतलब तुम्हारे पास होने चाहिए हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये चीज़ तो लिखा हुआ तुम्हारे उससे है ना, तुम्हें खुद ही जब क्वेश्चन अगर रिपीट होगा कभी तुम्हें याद आएगा वो हमने इस तरह क्वेश्चन किए हैं। नहीं करोगे तो क्या है, फिर पछताओगे, एग्जाम दोबारा दोगे अगले साल, मतलब जिनको करना है उनको। तो बेटर इसी बार कर लो, है ना। ओके, तो अभी हमने क्या किया, 20 का डिस्कस किया है पेपर। हो सकता है मैं शाम में क्लास लूंगा तो शाम में 21 का डिस्कस करेंगे, तो इससे एक टेंशन खत्म हो जाए, हमने डिस्कस कर लिया। अब बचता है डाउट, है ना। तो डाउट जैसे अब पहले शाम को क्लास 21 का डिस्कस एक बार कर लेता हूँ, वैसे किया हुआ है सबने, स्टिल आई वांट वंस अगेन। तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मली हमने 5 से स्टार्ट किया था और 21 तक एक बार हमने डिस्कस कर लिया पेपर पूरा। फिर बचता है डाउट 17 का, 20 का, 21 का, 19 का भी। तो फिर डाउट होगा, प्रीवियस ईयर वाला भी, फिर डाउट क्लासेस होंगी, फिर डाउट के बाद रिवीजन होगा। तो इस मंथ में क्लासेस होंगी, उसके बाद तो जनवरी में, ठीक है ना। तो अभी शाम को हो सकता है मैं क्लास लूंगा, 21 का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डाउट फिर डाउट चलता रहेगा, डाउट एंड रिवीजन। ओके, ठीक है, सर चलो जो फिर रिवीजन होगा सर उसमें हम लोग क्वेश्चन करके भी आएंगे, उसमें से डाउट भी पूछते रहेंगे। कर सकते हैं। अब डाउट क्लास ही होगी, अब जैसे डाउट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, बच्चे अलग अलग कहाँ कहाँ से पता नहीं क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो ठीक होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीखने को मिलता है। तो अभी डाउट करेंगे, तो मुझे उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर जी प्रीवियस सर। ईयर निपट जाए, हाँ मतलब तुम पूछ सकते हो जब रिवीजन कर रहे होंगे, यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम डाउट कर सकते हो। हाँ, ओके, ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।